मान लीजिए आपकी सैलरी हर महीने थोड़ी बढ़े, लेकिन एक खर्चा अचानक इतना बढ़ जाए कि जो आपकी सैलरी का इंक्रीमेंट है वो पूरा खा जाए। और आज बाजार में बिल्कुल यही हुआ। जैसे घर में 9 कमरे साफ हों और एक कमरे में पानी भर जाए तो पूरा घर अस्त व्यस्त लगने लगता है। नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं संजीवनी टीवी। दोस्तों, आज 30 जून 2026 है और आज एक खास दिन है। खास दिन क्या है? क्वार्टर का, यानी कि इस 3 महीने का, यानी कि पहली तिमाही का आज आखिरी दिन है और हिसाब किताब का आज पहली तिमाही का, पहले क्वार्टर का आखिरी दिन है। दोस्तों, आज निफ्टी आज फिर से 80 अंक गिर गया और यह लगातार दूसरा दिन है। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि कितना गिरा, असली सवाल तो यह है कि आखिर इसको गिराया किसने। और जवाब है कि सुनकर आप चौंक जाएंगे। जी हाँ, ये जवाब आपको चौंका सकता है कि किसने गिराया। अगर आपने नोटिस कर लिया कि किसने गिराया तो कमेंट में लिखकर बताइए, और नहीं तो मैं बता ही रहा हूं। तो दोस्तों, एक सेक्टर ने अकेले पूरे बाजार को आज नीचे खींच लिया, और वो सेक्टर जिसमें कभी हर भारतीय पेरेंट अपने बच्चों को भेजना चाहता था। जी हाँ, आईटी सेक्टर आज 0.3% गिर गया, 739 अंकों की गिरावट। और सिर्फ इस एक सेक्टर में, जी हाँ, 739 अंकों की गिरावट आई। लेकिन इसी दिन मारुति जैसी कंपनी 5.5% उड़ गई। यह कैसे पॉसिबल है कि एक ही दिन एक सेक्टर इतना नीचे गिर जाए कि डूब ही जाए और दूसरा उड़ पड़े? तो दोस्तों, इसी सवाल का जवाब है आज की पूरी कहानी। तो बने रहिए संजीवनी टीवी के साथ और हम आपको अपने इस लेखा जोखा में सब कुछ विस्तार से, डिटेल से समझाएंगे, जो सुनेंगे तो आप कान से और पहुंचेगा, छपेगा आपके दिल पर। दोस्तों, सेंसेक्स लगातार दूसरे दिन लाल रहा, लेकिन ध्यान दीजिए यहां पर गिरावट की रफ्तार कल से आज धीमी थी। बिल्कुल वैसे ही जैसे क्रिकेट में एक ओवर में 12 रन बने और अगले ओवर में सिर्फ 4। खेल अभी जारी है, लेकिन मोमेंटम बदल गया है दोस्तों। जी हां, सेंसेक्स आज 0.33% गिरा और ये 76,478 पर बंद हुआ है। 250 अंकों की गिरावट। कल यह गिरावट 372 अंक थी और आज 250 अंक, यानी गिरावट का दबाव दोस्तों कुछ तो कम हुआ है। और निफ्टी की बात करें तो 0.34% गिरा, 23,866 पर बंद हुआ, 80 अंक नीचे आया। 23,800 के ऊपर बंद होना, यह भी दोस्तों अपने आप में एक पॉजिटिव साइन है, क्योंकि 23,645 से 23,818 का जो बुलिश जोन था, निफ्टी अभी उसके ऊपर ही चल रहा है। तो 2 दिन में अगर आप देखेंगे, निफ्टी कुल मिलाकर लगभग 190 अंक गिरा है। लेकिन जरा सोचिए, महीने भर पहले निफ्टी कहाँ 22,000, 22,500, 23,000 था, और आज 190 अंक की गिरावट के बाद भी हम 1,000-1,200 अंक ऊपर हैं। तो दोस्तों, 190 अंकों की गिरावट उस रैली के मुकाबले, उस रैली के सामने कुछ भी नहीं है। दोस्तों, हम आगे चलें तो उससे पहले एक छोटी सी अपील करना चाहता हूं कि अगर ये एनालिसिस, ये लेखा जोखा आपको क्लियरली समझ में आता है, जो मैं बताता हूं, जो समझाने का प्रयास करता हूं, तो आप हमारे संजीवनी टीवी चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और व्हाट्सएप ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर करिए, और हो सके तो हमारे चैनल की मेंबरशिप भी लें। अब आते हैं उस बड़े सवाल पर, आईटी सेक्टर में आज इतनी तबाही क्यों मची? तो दोस्तों, बाजार आज क्यों गिरा? तो असली कहानी इसके एक सेक्टर की, और वो सेक्टर कौन सा है? आईटी। सोचिए, क्या एक सेक्टर के गिरने से पूरा बाजार कैसे हिल सकता है? ये आपके मन में प्रश्न आ रहा है। लेकिन इसे समझने के लिए एक गांव की कहानी को सुनते हैं। मान लीजिए गांव में 10 दुकानें हैं और 9 दुकानों पर सामान्य बिक्री है। लेकिन एक दुकान, जो गांव की सबसे बड़ी दुकान है, होलसेलर है आप ये कह लें, और उसका मालिक अचानक से भाव गिरा दे, तो क्या होगा? पूरे बाजार का मूड बदल जाता है। और आज आईटी दोस्तों वो बड़ी दुकान थी। कारण नंबर 1, आईटी सेक्टर में जो दूसरे दिन भी भारी सेलिंग रही है। जी हां, आईटी आज 0.3% गिरा, 739 अंकों की गिरावट आई। टीसीएस 3.09% गिरा, इंफोसिस 2.96% गिरा, और विप्रो भी लगभग 3%, 2.92% गिरा। तीनों बड़ी आईटी कंपनीज एक साथ टूट गई। ग्लोबल आईटी स्पेंडिंग को लेकर एक नई कंसर्न सामने आ गई है। यूएस की बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज के क्वार्टरली आउटलुक में कॉशन दिखाई दे रहा है, और इसका सीधा असर है कि इंडियन आईटी कंपनीज पर असर इसका पड़ेगा, और पड़ा, और देख रहे हैं आप, क्योंकि उनका ज़्यादातर रेवेन्यू यूएस क्लाइंट से ही आता है। हमारी जितनी जो टॉप की आईटी फर्म्स हैं, आईटी कंपनीज हैं, उनका
मैक्सिमम जो रेवेन्यू है वो यूएस के क्लाइंट से ही आता है। तो सोचिए कि अगर आपकी कमाई का 70% एक ही ग्राहक से आता हो और वो ग्राहक अचानक कह दे कि अगले साल बजट कम करूंगा, तो आप भी चिंतित होंगे, परेशान होंगे कि भैया जो मैंने अपना खर्चा बढ़ा रखा है, सैलरीज देनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सब, इसका पैसा मैं कहाँ से लाऊंगा, क्योंकि मेरी कमाई का मैक्सिमम हिस्सा तो कहाँ से आ रहा है, यही दे रहा है 70%। मान लीजिए आप 1 लाख रुपए कमाते हो और 70,000 रुपये आपको एक ही कंपनी दे रही, तो 30,000 रुपये जो मिलेंगे उससे आपका खर्च कैसे चलेगा, तो आपकी टेंशन बढ़ जाएगी। ऐसे में आप ले ऑफ भी कर सकते हैं, आप खर्चे में कटौती भी कर सकते हैं, और जब तक दूसरा ग्राहक नहीं आता, दूसरा क्लाइंट नहीं आता, तब तक आपको समस्या आएगी। तो बिल्कुल दोस्तों, ऐसे ही इंडियन IT कंपनीज के साथ आज यही हुआ है। अब कारण नंबर 2 देखते हैं, क्वार्टर एंड की आखिरी सफाई। जी हाँ, आज 3 महीने का आखिरी दिन है। म्यूचुअल फंड्स, FIIs, बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर सब अपनी फाइनल पोजीशनिंग कर रहे हैं। जैसे हर महीने के आखिरी में घर का हिसाब किताब होता है, वैसे ही क्वार्टर के आखिरी में इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज का हिसाब किताब होता है, और यह सफाई कुछ हलचल तो लाती ही लाती है। और कारण नंबर 3, लेकिन एक राहत भी थी आज, क्योंकि ऑटो सेक्टर में रिकवरी आई। तो मारुति आज 5.5% बढ़ा, और ये बहुत बड़ी बात है। और ऑटो इंडेक्स 0.24% बढ़ा, हल्का सा ही ऊपर रहा। और कल ऑटो सेक्टर 2.08% गिरा था, यानी कि गिरावट थी 2% से अधिक, और आज इसमें हल्की सी आपको बढ़त देखने को मिली है। तो इसमें आज वापसी हुई है। यानी एक तरफ IT में आग लगी थी और दूसरी तरफ ऑटो में पानी डाला जा रहा था, इथेनॉल वाला, पेट्रोल नहीं डल रहा था, पानी डाला जा रहा था। अब दोस्तों हम ग्लोबल क्यूज देखें तो US ईरान की पीस डील, दोस्तों एक डील ये साइन होने के बाद इसकी असली परीक्षा भी चली रही है। यह बात आज के क्रूड ऑयल के नंबर्स में हमको साफ दिखाई दी। जैसे शादी की रस्में पूरी होने के बाद असली रिश्ता निभाना शुरू होता है, वैसे ही डील साइन होने के बाद उसका असली इम्प्लीमेंटेशन शुरू होता है। US ईरान डील इम्प्लीमेंटेशन का दौर चल रहा है। जो डील फ्रांस में साइन हुई थी, अब उसका असली असर दिखना शुरू हो गया है। पीछे आपने देखा था कि ईरान फिर से भड़क गया था कि भाई अगले 30 दिन तक हम हॉर्मुज पे कोई आवाजाही नहीं होने देंगे, लेकिन फिर ईरान और US ने बातचीत करी और मसला शांत हुआ, और दोहा में जो मीटिंग होनी है उसका हमें रिजल्ट भी देखना है कि क्या आता है। दोस्तों हॉर्मुज की शिपिंग लगातार नॉर्मल होती जा रही है, और इसका सबसे बड़ा सबूत है कि क्रूड ऑयल की कीमतें। क्रूड ऑयल आज के नंबर्स अगर आप देखेंगे तो जो WTI क्रूड था वो $70.71 पर बैरल पर था, 0.04% माइनस। और ब्रेंट क्रूड की अगर बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली $73 पर बैरल था, 0.18% नीचे। दोस्तों क्रूड अब बेहद ही स्टेबल लेवल पर आ गया है, और यहाँ से ऐसा लगता है कि अब मामला टिक सा गया है क्रूड का, और $70 के करीब का जो WTI क्रूड टिका हुआ है, यह वो लेवल है जहां ज़्यादा घबराहट भी नहीं है और ज़्यादा उत्साह नहीं है। बाजार ने मान लिया है कि अब यह फिलहाल नॉर्मल कीमत है, और इसके नीचे बाजार जाने की उम्मीद भी कर सकता है। क्रूड ऑयल जाने की उम्मीद करेगा, दिखाई देता है, बाजार ये समझ रहा है। दोस्तों इसका भारत पर क्या असर होगा? तो क्रूड जब स्टेबल होता है तो इंडिया का इंपोर्ट बिल प्रेडिक्टेबल हो जाता है। जैसे घर में अगर हर महीने का बिजली बिल सेम रहे तो बजट बनाना आसान हो जाता है। तो क्रूड की स्टेबिलिटी इंडिया की इकोनॉमी के बजट का आसान रास्ता बन रही है। अब ग्लोबल मार्केट्स अगर हम देखें तो US के जो मार्केट्स थे वो कल मिक्स्ड बंद हुए थे। टेक सेक्टर में हल्का दबाव था, और जिसका असर आज हमने इंडिया की IT सेक्टर के ऊपर देखा है। एशियन मार्केट्स भी आज कॉशियस मूड में दिखाई दिए। और दोस्तों यहाँ पे एक सेक्टर रोटेशन की अपनी कहानी भी देख लेते हैं, समझते चलते हैं। तो आज के बाजार को समझने का सबसे आसान तरीका यही है कि एक त्यौहार की तस्वीर आप विजुलाइज करिए, सोचिए, जहाँ कुछ दुकानों पर भीड़ है और कुछ खाली पड़ी हैं। जैसे मेले में हर साल एक नई चीज़ चलन में आती है, पुरानी दुकान खाली रहती है और नई दुकान पर भीड़ लग जाती है। तो आज बाजार के मेले में भी यही हुआ है। स्मॉल कैप की अगर दोस्तों बात करें तो 1.02% बढ़ गया, 190 अंक ऊपर गया, 18,863 पर बंद हुआ। स्मॉल कैप आज का सबसे बड़ा विनर रहा। जब बड़े स्टॉक्स में उथल पुथल हो तो कई बार छोटी कंपनीज में नई अपॉर्चुनिटी की तलाश में पैसा आ ही जाता है, और स्मॉल कैप का प्लस होना यह दिखाता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स अभी भी कॉन्फिडेंट हैं। डर बड़े स्टॉक्स में था और छोटे स्टॉक्स में
खरीदारी चल रही थी। मिड कैप की बात करूं तो ये भी 0.37% बढ़ गया, 230 अंकों की तेजी रही, 61,797 पर बंद हुआ। मिड कैप भी पॉजिटिव रहा, ब्रॉडर मार्केट में कॉन्फिडेंस बना हुआ है, तो स्मॉल कैप और मिड कैप दोनों पॉजिटिव रहे। रियल्टी सेक्टर आप देखिए, रियल्टी सेक्टर 1.25% से भी ज़्यादा पॉजिटिव रहा, 1.31% और 829 पर बंद हुआ। अगर हम परसेंटेज में देखें तो रियल्टी सेक्टर सबसे ज़्यादा परसेंट उसने गेन किया है, 1.31% का। कारण क्रूड की स्टेबिलिटी से रेट कट की उम्मीदें बनी हुई हैं और रेट कट का सीधा फायदा रियल एस्टेट सेक्टर को मिलता ही मिलता है, क्योंकि इससे ईएमआई कम होने का चांस बढ़ जाता है, क्योंकि रेट कट होंगे तो ईएमआई कम हो जाएंगी, ईएमआई कम हो जाएंगी तो इन्वेस्टर बायर एक बार फिर से हौसला जताता है कि चलो भैया ईएमआई कम हो गई हैं, अब लोन लेते हैं और प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। दूसरा देखते हैं दोस्तों ऑटो मैंने बताया कि 0.24% प्लस था, 62 अंक की तेजी रही, 26,479 पर बंद हुआ। तो ऑटो में आज वापसी हुई है। मारुति की 5.5% की रैली ने पूरे सेक्टर को आज फिलहाल संभाल लिया। फार्मा की बात करूं तो 0.39% प्लस रहा है, 98 अंक की तेजी देखी गई है और 25,326 पर बंद हुआ। फार्मा आज भी पॉजिटिव है और ये लगातार स्ट्रेंथ दिखा रहा है। आईटी मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 0.3% गिर गया, 739 अंक गिरे और 26,299 पर बंद हुआ है। ये दोस्तों आज का सबसे बड़ा लूजर रहा है और ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। एफएमसीजी भी आज गिर गया, 0.68% की गिरावट देखने को मिली है, 333 अंक गिरा है और 48,794 पर बंद हुआ है। एफएमसीजी में आज हल्की सेलिंग दिखाई दी है और क्वार्टर एंड पोजीशनिंग का इसको आप हिस्सा मान सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करूं तो 0.32% गिरा है, यानी कि लगभग 1/3 आप कह सकते हैं गिर गया है और 184 अंकों की गिरावट आई है। बैंकिंग में आज हल्का दबाव रहा, लेकिन कल से कम था। प्राइवेट बैंक की बात करूं तो 0.43% गिरा और 121 अंकों की गिरावट थी, 27,929 अंक पर बंद हुआ है। प्राइवेट बैंक्स में सेलिंग साफ दिखाई दी है। पीएसयू भी गिर गया आज। पीएसयू बैंक की अगर बात करूं तो 0.72% गिरा और 61 अंक नीचे बंद हुआ है, 8,492 पर। और पीएसयू बैंक में भी साफ साफ आपको दबाव देखने को मिला है। मेटल सेक्टर की बात करूं तो 0.21% ये भी गिर गया और ये 12,519 पर बंद हुआ है, 25 अंक गिरकर। मेटल में मामूली गिरावट रही है, कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं आई है। अब दोस्तों देखते हैं टॉप 5 गेनर्स। हमारा जो खास सेगमेंट है, विशेष सेगमेंट है कि टॉप 5 गेनर्स हमारे आज कौन से रहे। तो जो टॉप 5 गेनर्स हम चुनते हैं वो निफ्टी से हम चुनते हैं। तो निफ्टी के 5 जो गेनर्स हैं उसमें मारुति दोस्तों आज प्लस पे ही है, 5.52%। यह सिर्फ एक अच्छा दिन नहीं है, ये एक स्टेटमेंट था, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी छात्र ने पूरे साल औसत नंबर लेकर आया हो और फाइनल एग्जाम में टॉप कर जाए तो सबकी नज़र उसी पर पड़ती है। तो मारुति सुजुकी आज 14,152 पर बंद हुआ है, 5.52% तेजी रही है और ये आज का सबसे बड़ा हीरो रहा है और सबसे बड़े गेनर्स में से एक रहा है। तो क्रूड की स्टेबिलिटी से ऑटो सेक्टर को इसमें सीधे फायदा पहुंचा है। पेट्रोल डीजल का खर्च कम होने से आप कंज्यूमर सेंटीमेंट बेहतर हो जाता है, उसे लगता है कि भाई अब गाड़ियां खरीद ली जाएं, अब क्रूड के दाम कम हो रहे हैं तो हो सकता है मोदी सरकार इसमें पेट्रोल डीजल के दाम कम कर दे तो हमारी शायद गाड़ी का खर्चा जो चलाने का है वो कम हो जाएगा। तो इससे एक खरीद की सिग्नल्स मिल जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पे एक बात याद रखिए, कल जब महिंद्रा एंड महिंद्रा गिरा था तो मारुति भी गिरा था और आज दोनों में मारुति ने जबरदस्त कमबैक किया है। बिल्कुल वैसे ही दोस्तों मारुति जैसी कंपनी में एक दिन में 5.5% की रैली, ये दोस्तों कोई छोटी बात नहीं है। ये दिखाता है कि बड़े इन्वेस्टर्स का भरोसा अभी भी ऑटो सेक्टर में मजबूत बना हुआ है। नंबर 2 पर टाइटन रहा, 4,423 पर बंद हुआ, 3.41% की तेजी रही। दोस्तों कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिली, ज्वेलरी और वॉचेस में डिमांड आज दिखाई दी है। शादी के सीजन की तैयारियों से जुड़ी उम्मीदें हैं जिसकी वजह से टाइटन में आज आप बढ़त देख पा रहे हैं। बजाज फिनांस नंबर 3 पर रहा, 1,007 पर बंद हुआ है, 3.17% की तेजी रही है। एनबीएफसी सेक्टर में रेट कट एक्सपेक्टेशन से बाइंग आ रही है और जब रेट कट होने की उम्मीद हो तो इंटरेस्ट रेट कम होने की उम्मीद होती है और ऐसे में जो लेंडिंग कंपनीज होती हैं उनको सीधा फायदा होता है और जब उनको सीधा फायदा होता है तो कंपनी मुनाफे में जाती है और कंपनी मुनाफे में जाती है तो शेयर बढ़ जाता है, बाइंग आती है वहाँ पे। नंबर 4 पे अगर आप देखें तो अडानी इंटरप्राइजेस 3,040 पर बंद हुआ है, 2.62% बढ़ गया है और अडानी इंटरप्राइजेस इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स
में रिकवरी रही है और कल इसमें अगर आप देखें तो गिरावट के बाद कल गिरा था और आज इसमें बाउंस बैक आया। इटर्नल यानी कि जोमेटो 265 पर बंद हुआ है, 2.24% बढ़ा है। और इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो कंज्यूमर इंटरनेट में लगातार दूसरे दिन स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं टॉप 5 लूजर्स की। दोस्तों आज के टॉप 5 लूजर्स की अगर आप लिस्ट देखेंगे तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं आपको लगेगा। 4 में से 3 नाम सीधे आईटी से जुड़े हैं और मैं ऊपर भी आपको पहले ही बता चुका हूं, जैसे एक ही परिवार के सभी सदस्य एक ही बीमारी से परेशान हो, बिल्कुल वैसे ही हो गया। आज बिल्कुल पता चलता है कि समस्या घर के पानी में है, किसी एक इंसान में नहीं। नंबर 1 पर देखें गिरने वाला आयशर मोटर 7,101 पर बंद हुआ है, 4.25% गिरावट आई है। अब यहाँ पर देखें कंट्राडिक्शन है, मारुति बढ़ गया, आयशर मोटर गिर गया। तो आयशर मोटर आज सबसे ज़्यादा गिरा है, 4.38% की गिरावट है। और रॉयल इनफील्ड की पेरेंट कंपनी में आज इसमें प्रॉफिट बुकिंग खूब देखने को मिली और इसका कारण भी वही कि क्वार्टर एंड में, क्योंकि क्वार्टर एंड में जो स्टॉक्स काफ़ी ऊपर आ गए थे तो वहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आना रीजनेबल हो जाता है। आदमी सोचता है कि भैया यहाँ तक आ गया, ये इसका टेक्निकल लेवल है, ये रेजिस्टेंस है, फिलहाल आगे कहीं बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर लो। तो उसी कारण से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई और इस पर सेलिंग का प्रेशर आ गया, जिस कारण से आयशर मोटर गिर गया और 4.38% गिरा। तो यानी कि आयशर मोटर 4.38% गिरा, मारुति 5.52% गिरा। दोनों ऑटो सेक्टर में हैं, एक ही सेक्टर में अलग अलग कहानियां बनी। और यही सिखाता है कि सेक्टर देखने से सिर्फ काम नहीं चलता, कंपनी को भी समझना जरूरी है। क्योंकि जितना आप माइक्रो एनालिसिस करेंगे, मैक्रो से माइक्रो तक आएंगे, तब आपको लगेगा कि मुझे क्या क्या चीज़ें देखनी है। पहले आप ग्लोबल क्यूज देखते हैं, क्रूड ऑयल देखते हैं, क्रूड ऑयल बढ़ा या घटा, फिर क्रूड ऑयल का इम्पैक्ट आप देखते हैं कि कहाँ कहाँ पड़ रहा है, उस सेक्टर में जाते हैं, उस सेक्टर में जाते हैं तो उस सेक्टर के अंदर कौन कौन सी कंपनियां हैं और वो कंपनियां कैसा परफॉर्म कर रही हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उनके फंडामेंटल्स क्या कह रहे हैं, तो वहाँ पे आपको अप्स एंड डाउन्स दिखाई देते हैं। तो इसी तरह से आपको शेयर बाजार को समझना होता है। अब नंबर 2 पर देखिए टाटा कंज्यूमर, ये 1073 पर बंद हुआ है, 3.5% आज टाटा कंज्यूमर गिर गया है। एफएमसीजी सेक्टर चूंकि गिरावट में आया आज और इसी कारण से एफएमसीजी का ये टाटा कंज्यूमर गिर गया। एफएमसीजी में क्वार्टर एंड प्रॉफिट बुकिंग है और कल भी यह स्टॉक वैसे दबाव में था। नंबर 3 पर देखें तो टीसीएस आज 2033 पर बंद हुआ है, 3.09% की गिरावट आई है और इंडिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी भी आज नहीं बची। ग्लोबल आईटी स्पेंडिंग कंसर्न्स का सीधा असर दिखाई दिया। नंबर 4 पर इन्फोसिस 1006 पर बंद हुआ, 2.96% की गिरावट आई और 1000 का लेवल अभी आप कह सकते हैं दोस्तों टूटते टूटते बचा है, यानी कि अभी 4 डिजिट पर ये ट्रेड कर रहा है। 4 डिजिट मतलब 1000 और अगर 999 आ गया तो 3 डिजिट नंबर्स रह जाएंगे। तो आईटी सेक्टर की ब्रॉड सेलिंग में इन्फोसिस आज सबसे आगे रहा। नंबर 5 पर विप्रो 170 पर बंद हुआ है, 2.92% की गिरावट आई है। और आईटी की दोस्तों पूरी आर्मी आज एक साथ गिर गई। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो तीनों टॉप 5 लूजर्स में थे। तो आपने देखा टॉप 5 लूजर्स में 3 जो शेयर्स थे वो आईटी के थे। दोस्तों अब एक ऐसी बात समझते हैं जो ज़्यादातर लोग नहीं समझ पाते, लेकिन आज के दिन को पूरी तरह बदल देती है। कल्पना कीजिए एक शादी में 1919 लोग नाच रहे हैं और 1383 लोग कुर्सियों पर बैठे हैं। ऊपर से देखने पर पार्टी सुस्त लग सकती है, लेकिन एक्चुअली ज़्यादा लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो बिल्कुल आज एडवांस डिक्लाइन रेशियो में नाचने वालों में संख्या रही 1919 और कुर्सी पर बैठे रहे 1383, यानी एडवांस 1919 और डिक्लाइन 1383 और जिनमें कोई बदलाव नहीं रहा वो रहे 109। तो एडवांस वर्सेस डिक्लाइन रेशियो अगर देखें तो 1.39 to 1 पॉजिटिव। तो निफ्टी इंडेक्स -0.34% गिरा, लेकिन हर 1.39 स्टॉक्स जो ऊपर गए उनमें से हर एक स्टॉक के मुकाबले जो नीचे गया, यह एक बड़ा कंट्राडिक्शन है और इसे समझना दोस्तों बेहद जरूरी है। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है आईटी सेक्टर की भारी गिरावट ने इंडेक्स को नीचे खींचा, लेकिन बाकी बाजार में असल में ज़्यादा स्टॉक्स आज ऊपर गए, नीचे नहीं गए। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक क्लास में सबसे लंबा स्टूडेंट की हाइट कम हो जाए तो क्लास की एवरेज हाइट
भले गिर जाए लेकिन बाकी स्टूडेंट्स उतने ही टॉल रहते हैं और आज का बाजार बिल्कुल यही था। अब दोस्तों हम चलते हैं कि कल की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। नए क्वार्टर का कल पहला दिन है, 1 जुलाई है और बुधवार है, तो कल से नया क्वार्टर शुरू होता है और नए क्वार्टर का पहला दिन हमेशा अपनी अलग कहानी लेकर आता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे नए शैक्षणिक वर्ष का पहला दिन हो और पुराने साल की सारी बातें भूलकर एक फ्रेश शुरुआत होती है, तो बाजार में भी कल वैसा ही एक नया अध्याय शुरू होगा। पहले दोस्तों हम इसमें बुलिश सिनारियो देखते हैं। निफ्टी 24,000 से 24,200। अगर आईटी सेक्टर में सेलिंग थम गई, नए क्वार्टर में फ्रेश इंस्टीट्यूशनल बाइंग आई, क्रूड $70 के ही आसपास टिका रहा, तो निफ्टी कल 24,000 को फिर से रीगेन कर सकता है। और न्यूट्रल सिनारियो अगर देखें 23,700 से लेकर 23,900 की रेंज का, तो नए क्वार्टर के पहले दिन यूजुअली पोजीशनिंग होती है। निफ्टी एक रेंज में कंसोलिडेट कर सकता है और बियरिश सिनारियो इसमें अगर आप देखें तो 23,645 का टेस्ट। जी हाँ, अगर निफ्टी 23,645 को टेस्ट करता है तो बियरिश सिनारियो बन जाता है। और बियरिश सिनारियो कैसे बनेगा? अगर आईटी में सेलिंग और तेज हुई, ग्लोबल मार्केट्स निगेटिव रहे, तो निफ्टी 23,645 के बुलिश गैप जोन को टेस्ट कर सकता है। दोस्तों कल नए क्वार्टर का पहला दिन है, फ्रेश मनी आएगी और फ्रेश डिसीजंस लिए जाएंगे और यह दिन हमेशा अपनी अलग डायरेक्शन तय करता है, तो इसे कल आपको ध्यान से देखना है, ऑब्जर्व करना है। अब मैंने ये तो कह दिया कि कल इस पर ध्यान से देखिएगा, नज़र रखिएगा, लेकिन कल किन चीज़ों पर नज़र रखना है, कहाँ ध्यान रखना है, तो मैं बताता हूँ। आईटी सेक्टर, क्या सेलिंग इसमें थमेगी या जारी रहेगी, तो यानी कि आपको आईटी सेक्टर पर नज़र रखनी। ऑटो सेक्टर, मारुति की रैली कल कंटिन्यू होती है या नहीं होती है, इस पे नज़र रखिए। एफआईआई का डेटा क्या कहता है, नए क्वार्टर में कैसी पोजीशनिंग एफआईआईज करते हैं, और क्रूड ऑयल क्या 70 पर टिका रहेगा, 70 से नीचे आएगा या फिर 72 के ऊपर जाएगा, तो इसके ऊपर आपको अपनी निगाहें पैनी करके रखनी है, टिका के रखनी है। ऑब्जर्व मार्केट को अवश्य करें क्योंकि यही आपके पोर्टफोलियो में प्रॉफिट जोड़ेगा। जब मैं आपके पोर्टफोलियो में प्रॉफिट जोड़ने की बात करता हूं तो मेरा मतलब यही होता है कि आप एक अच्छे इन्वेस्टर बने, ना कि आप ट्रेडर। मेरे इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि मैं आपको एक अच्छा इन्वेस्टर बनाऊं, ना कि एक आपको सट्टेबाज। क्योंकि जो शेयर मार्केट के विषय में एक मिथ चलता है कि शेयर बाजार सट्टे बाजार है, सट्टा बाजार है, यहाँ पे जुआ होता है, यहाँ पे गैम्बलिंग होती, तो ये जुआ या गैम्बलिंग जो होते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग वाला ही पार्ट है, जहाँ लोग 5,000 रुपये लगा के सोचते हैं मैं एक ही दिन में 1,000 रुपये कमा लूँगा या 2,000 कमा लूँगा या 500 रुपये कमा लूँगा। सोचिए कहाँ आपको बैंक 6 से 7% की एफडी पर ब्याज देता है और आप एक ही दिन में 5,000 लगाकर 1,000 रुपये कमाना चाहते हैं, यानी कि 20%। कैसे पॉसिबल है? हो सकता है आप एक दिन 20% कमा लें, तुक्का लग सकता है आपका, लेकिन उसके बाद क्या होगा? आपको रोज़ तुक्का नहीं लगेगा और ये कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि ऑप्शन ट्रेडिंग से दूर रहें, इन्वेस्टर बने, अच्छा इन्वेस्टर बने, बेहतरीन इन्वेस्टर बने। और अच्छे इन्वेस्टर बनने के लिए, प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बनने के लिए आपको वेल इन्फॉर्म रहना जरूरी है। सेबी ने भी बताया है कि 1 लाख करोड़ रुपया जो है ना लोग अपना यहाँ पे गंवा चुके हैं। इस साल भी, पिछले साल भी गंवाया था 1 लाख करोड़ से ज़्यादा, और इस साल भी 1 लाख करोड़ से ज़्यादा लोग इसमें खो चुके हैं। और ये खोने वाले वही हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स, छोटे इन्वेस्टर्स। बड़े इन्वेस्टर जो 10% कमा जाते हैं, जो सैकड़ों करोड़ रुपए लेकर ऑप्शन ट्रेडिंग में बैठते हैं, तो जाहिर सी बात है आपका पैसा तो वो खींच ही लेंगे, क्योंकि आपको ना उतनी समझ है, ना उतनी नॉलेज है, और ना आप उनके बराबर मार्केट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसलिए आपको ऑप्शन ट्रेडिंग से अपने आप को दूर निकाल लीजिए, ये मेरा निवेदन है। आगे चलते हैं दोस्तों, कल के लिए हम टेक्निकल लेवल्स देख लेते हैं। तो निफ्टी का जो सपोर्ट है वो फिलहाल 23,818 है और जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 23,645 है, और 23,645 से 23,818 के बीच में बुलिश गैप जोन है। अगर जो बुलिश गैप जोन यानी कि 23,645 वाला सपोर्ट है, ये क्रिटिकल सपोर्ट है, अगर ये क्रिटिकल सपोर्ट टूटेगा तो फिर 23,500 टेस्ट कर सकता है। रेजिस्टेंस की बात करूं तो 24,000 और उसके ऊपर 24,120 और उसके ऊपर 24,200। अगर 24,200 निकलेगा तो फिर 24,280 भी एक रेजिस्टेंस है, और 24,280 निकल गया तो फिर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आपका 24,454 है। दोस्तों 23,645 यह लेवल 2 हफ्तों से निफ्टी का सबसे भरोसेमंद सपोर्ट बना हुआ है। जब तक यह लेवल नहीं टूटता
बुल मार्केट का स्ट्रक्चर इंटैक्ट है। बैंक निफ्टी की बात करूं तो सपोर्ट इसका 57,200 और उसके नीचे 56,800 का, रेजिस्टेंस 58,000 और नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 58,500। सेंसेक्स की अगर मैं बात करूं तो 76,200 पहला सपोर्ट है, उसके नीचे 75,800। रेजिस्टेंस की बात करूं तो 77,000 पहला और उसके ऊपर 77,500। दोस्तों, आज के बाजार से हमने क्या सीखा, क्या सबक मिलता है और इन्वेस्टर्स को क्या सबक इससे सीखना चाहिए? तो दोस्तों, आज जो हुआ वह एक लेसन है जो शायद किताबों में नहीं मिलता। एक किसान की कहानी सुनिए। उसकी एक फसल बारिश में खराब हो गई, लेकिन उसी खेत की दूसरी फसल जो उसने अलग जगह लगाई थी वो बच गई। और उसने सीखा कि सभी फसल एक ही जैसी ना लगाएं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे खरीफ की फसल है, यानी कि अभी जो मौसम चल रहा है खरीफ का चल रहा है, तो खरीफ में क्या होता है कि दालें भी लगाई जाती हैं और चावल भी लगाया जाता है। तो चावल क्या करता है, चावल को चाहिए ज़्यादा पानी। अगर बारिश बहुत ज़्यादा हो गई तो चावल की हो जाती है बल्ले बल्ले, और बारिश में कई बार जैसे मैंने बताया बहुत ही ज़्यादा हो गई, खेत लबालब हो गए, तो उसमें हो सकता है कि दाल खराब हो जाए, यानी कि बैलेंस ना हो। तो यही सिचुएशन यहाँ पर आज हमें देखने को मिली है। तो दोस्तों, आज आईटी सेक्टर 3.25% गिरा है। अच्छा, एक और मैं बता दूं, आप ये सोचेंगे मुझे खरीफ की फसल का और ये सब चीज़ों का कैसे पता है। तो आजकल मैं एक और प्रोग्राम करता हूं जिसमें हम ग्लोबल मार्केट्स की बात करते हैं, ग्लोबल कमोडिटी की बात करते हैं। तो उसके कारण मुझे ये थोड़ी सी जानकारी मिल रही है और मैं सीख पा रहा हूँ कि भाई खेती कैसे हो रही है, इसका एक्सपोर्ट के ऊपर कैसे असर पड़ता है और इसका हमारी जीडीपी पर कैसे असर पड़ता है और हमारी इकोनॉमी इस पे काम कैसे करती है। तो जब हम कोई प्रोग्राम करना शुरू करते हैं तो उसका भी हमें ज्ञान मिलना शुरू होता है, क्योंकि हमें कुछ बताना है तो उसके ऊपर पढ़ना पड़ता है, ज्ञान लेना पड़ता है, और जब ज्ञान लेते हैं तो ज्ञान बढ़ता ही है। वो देखिए, हमने कहाँ की चीज़ कहाँ आपके सामने लाके प्रेजेंट कर दी, जोड़ दी। तो कभी भी मैं इसीलिए कहता हूँ ज्ञान बेकार नहीं जाता है, ज्ञान आपका कब काम आ जाए पता नहीं। तो इसलिए सीखते रहिए, सीखना बंद मत करिए। रील देखिए, लेकिन रील वो देखिए जो आपको ज्ञान देती है, ना कि सिर्फ आपको एंटरटेन करती है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे आईटी सेक्टर की, जो 3.25% गिर गया। अगर किसी का पूरा पोर्टफोलियो आज सिर्फ आईटी स्टॉक्स में ही था तो आज तो उसका दोस्तों आप समझ ही सकते हैं कि बहुत बुरा दिन गया। लेकिन जिसका पोर्टफोलियो में मारुति था, टाइटन था, बजाज फिनांस था, उसका दिन शानदार रहा। एक ही दिन दो बिल्कुल अलग अलग एक्सपीरियंस, फ़र्क सिर्फ यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन का था। और यह दोस्तों आज का सबसे बड़ा लेसन है कि एक सेक्टर कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उस पर पूरा भरोसा मत करिए। कल तक आईटी एक भरोसेमंद सेक्टर लगता था और आज वही 3.25% गिर गया। सेक्टर कभी परमानेंट नहीं होता, कंपनीज भी बदलती हैं और सेक्टर्स भी बदलते हैं। इसलिए डाइवर्सिफिकेशन कोई टेक्स्ट बुक थ्योरी नहीं है। आज आपने देखा कि कैसे आईटी गिरा और ऑटो उठा। दोनों में पैसा रखने वाले निवेशक का एवरेज नुकसान बहुत कम था। इसलिए डाइवर्सिफिकेशन का मतलब बोरिंग इन्वेस्टिंग नहीं है, इसका मतलब है स्मार्ट इन्वेस्टिंग। किसी एक दिन की बड़ी गिरावट आपकी पूरी जिंदगी की कमाई को नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रखिए। दोस्तों, जो व्यक्ति सब कुछ एक जगह इन्वेस्ट करता है वो हर दिन एक जुआ खेलता है। जो डाइवर्सिफाई करता है वो हर दिन सोकर शांति से उठता है। यही फर्क है ट्रेडर और इन्वेस्टर में। जी हाँ, अगर आप अच्छे इन्वेस्टर हैं तो आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। और एक ट्रेडर होता है जो एक ही स्टॉक में पैसा लगाता है, एक ही ऑप्शन में पैसा लगाता है और सोचता है कि ये बढ़ेगा या गिरेगा तो मुझे मुनाफा होगा, और उसकी सोच से या उसकी कैलकुलेशन से वो चाल उल्टी पड़ जाती है तो उसको बेचारे को सारा नुकसान हो जाता है। इसलिए ट्रेडर नहीं, आप एक अच्छे इन्वेस्टर बने, क्योंकि अच्छे इन्वेस्टर बनेंगे तो आप अच्छा पैसा कमाएंगे। मैंने कल भी बताया था आपको, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करिए। आप सोचिए, अगर आप आज 25 साल के, 27 साल के, 30 साल के, 35 साल के, तो जब आप 60 साल के होंगे तब आपके पास पैसा कहाँ से आएगा? उन दिनों के लिए पैसा बचाइए, उन दिनों के लिए अपना पोर्टफोलियो बनाइए कि जब आप कमाने के लायक नहीं होंगे तब पैसा कहाँ से आएगा। आप अपने बच्चों की शादी के लिए आपको पैसा चाहिए तो उस दिन के लिए पैसा जोड़िए। आपको अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए तो उस दिन के लिए पैसा जोड़िए। तभी आपका पोर्टफोलियो अच्छे से ग्रो करेगा और आपको लगेगा कि हाँ, मैंने शेयर मार्केट से पैसा कमाया है। तो शेयर मार्केट को जुए का अड्डा मत समझें, शेयर मार्केट को अच्छी तरह से समझकर उसमें निवेश करें और अपने प्रॉफिट को, अपनी कैपिटल को बढ़ाएं। कैपिटल को
मैनीफोल्ड 4 गुना 10 गुना करने के चक्कर में मत पड़ें, क्योंकि जो ज़्यादा लालच करता है वो ज़्यादा खोता भी है। तो दोस्तों, आज एक क्वार्टर ख़त्म हुआ है और कल एक नया शुरू होगा, और इस बीच एक बड़ी सच्चाई सामने आई है कि जैसे साल के आखिरी दिन हम पुराने साल को याद करते हैं और नए साल की उम्मीद रखते हैं, और आज भी बाजार का एक अध्याय बंद हुआ है। 4 क्वार्टर होते हैं एक साल में और 3 क्वार्टर अब बचे हैं और 1 क्वार्टर ख़त्म हो गया है, और कल दूसरा क्वार्टर शुरू होगा दोस्तों। तो दोस्तों, आज की हम बड़ी तस्वीर अगर देखें तो एक महीने पहले जून की शुरुआत में निफ्टी 22,500 23,000 के करीब था और आज 23,866 पर है। रास्ते में 2 दिन ऐसे जरूर आए हैं कि आईटी सेक्टर ने निराश किया, लेकिन ओवरऑल जर्नी अगर आप देखें तो ऊपर की तरफ है। बाजार कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलता, बिल्कुल ये वैसे ही जिगजैग चलता है कि जैसे जब आप जीवित होते हैं तो डॉक्टर ईसीजी अगर करता है तो ऐसे चलती है, और जिस दिन फ्लैट लाइन बन जाती है तो डॉक्टर कह देता है सॉरी, आप अपने पेशेंट को घर लेकर जाइए या जहां भी लेकर जाइए। तो हमारा शेयर मार्केट भी ऐसे ही जिगजैग चलता रहता है, कभी भी फ्लैट ऐसे नहीं जाता। अगर ऐसे जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा। तो इसलिए आप कभी भी घबराएं नहीं। जो लोग हर मोड़ पर घबरा जाते हैं वो रास्ते में ही उतर जाते हैं, और जो रास्ते पर डटे रहते हैं वो मंजिल देखते हैं, डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं। दोस्तों, यदि आपको हमारा यह कार्यक्रम अच्छा लगता है, अच्छा लगा हो, अगर आपने पहली बार वीडियो देखा है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें, और अगर हो सके तो हमारे चैनल की मेंबरशिप लें और हमारे चैनल के परिवार का सदस्य बने, क्योंकि बाजार रोज नए दाम बताता है लेकिन सफलता का फॉर्मूला कभी नहीं बदलता। वो क्या है? धैर्य, अनुशासन और सही समझ। और कल नए क्वार्टर के पहले दिन हम फिर मिलेंगे। सो इन्वेस्ट वाइजली, स्टे डाइवर्सिफाइड। जय हिंद, धन्यवाद, नमस्ते।